नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। वो आज जम्मू में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर भाजपा और आरएसएस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। शनिवार को अमित शाह सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के पलौरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज कश्मीर घाटी का भी दौरा कर सकते हैं। शाह का दौरा जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए ऐसे समय में हो रहा है जब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और उनमें से कुछ टिकट न मिलने के बाद भगवा पार्टी छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी भी जल्द ही जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन 3 रैलियों में से 2 जम्मू कश्मीर में और 1 कश्मीर में होगी। आपको बता दें, पीएम मोदी की जम्मू की एक रैली डोडा जिले में होने की संभावना है, जहां हाल के दिनों में आतंकवादी हमले हुए हैं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और आपको बता दें 43 जम्मू संभाग में है। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। आपको बता दें, प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे जो हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वो वहां दौरा कर रहे हैं, चुनावी रैली भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और आज जम्मू में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर भाजपा और आरएसएस के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। शनिवार को अमित शाह सुबह 11 बजे जम्मू के पलौरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज कश्मीर घाटी का भी दौरा कर सकते हैं। शाह का दौरा जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए ऐसे समय में हो रहा है जब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता, आपको बता दें, और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनमें से कुछ टिकट ना मिलने के बाद भगवा पार्टी छोड़ भी रहे हैं। पीएम मोदी भी जल्द ही जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ चुके हैं। शेख, क्या कुछ तमाम जानकारी है? अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरा उनका ये है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूं कि जो जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है ये इतना इंटरेस्ट बन गया है यहाँ पे कि यहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली से जितने भी बड़े बीजेपी के नेता है वो अब जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। अब कल यहाँ पे अमित शाह को आना है। इससे भी पहले कई बीजेपी के जो नेता है वो जम्मू और कश्मीर में पहुंच चुके हैं। अब कल अमित शाह को जम्मू के 2 दिन दौरे पे पहुंचना है, क्योंकि ये इलेक्शन यहाँ पे अब बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है बीजेपी के लिए। क्योंकि जिससे पहले बीजेपी ने जो यहाँ पे लिस्ट निकाला है कैंडिडेटों का, उसमें कहीं नाम आए हैं और कहीं नाम नहीं आए हैं लिस्ट में, और कहीं ना कहीं जम्मू में उस वक्त नाराजगी देखने को मिल रही है बड़े बड़े लीडरों के पास। अब इसलिए बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं कि ताकि वो लोग उसमें अपना दिल जीतेगा। जी, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि पार्टी के कई कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? जी, जितने भी बड़े लीडर इससे पहले जो चाहे डिप्टी सीएम रहे, चाहे इससे पहले इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका नाम नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं उनमें से वो नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता वो आमादा हो गई है। पता नहीं पार्टी ने क्या बात की है उनके साथ, इसलिए अमित शाह कल 2 दिन दौरे पे आएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने नहीं पहुंची। इसके साथ ही अपर्णा यादव की नाराजगी पर मुहर लग गई है। आज महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने पद ग्रहण किया, लेकिन अपर्णा यादव पदभार ग्रहण करने नहीं पहुंची। सूत्र बताते हैं कि नाराज अपर्णा यादव पार्टी अलकमान से बड़ा पद चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को
हाल ही में महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आगरा की बबीता चौहान को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, सूत्र बताते हैं कि पार्टी के इस फैसले से अपर्णा यादव नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जिम्मेदारी उनके कद से कई छोटी है। बताया ये भी जा रहा है कि अपर्णा ने गुरुवार को महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने नहीं पहुंची। इसके साथ ही अपर्णा यादव की नाराजगी पर मुहर लग गई है। आज महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने पद ग्रहण किया, लेकिन अपर्णा यादव पदभार ग्रहण करने पहुंची ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि नाराज अपर्णा यादव पार्टी आलाकमान से बड़ा पद चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को हाल ही में महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आगरा की बबीता चौहान को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के इस फैसले से अपर्णा यादव नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जिम्मेदारी उनके कद से कहीं छोटी है। बताया यह भी जा रहा है कि अपर्णा ने गुरुवार को महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपनी नाखुशी का उनके सामने नाखुशी अपनी जाहिर की है। बता दें, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो हैं वो नाराज चल रही हैं। इसी के साथ उन्होंने रानी मौर्य से मुलाकात भी की, नाखुशी जाहिर की है। और इसी के साथ आपको बता दें, वो पार्टी से बड़ा पद चाहती थी, बड़ा पद ना मिलने के कारण ये नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार को महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान अपनी नाखुशी भी जाहिर की है अपर्णा यादव ने। इसी के साथ बता दें, सूत्र बताते हैं कि पार्टी के इस फैसले से अपर्णा यादव नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जिम्मेदारी उनके कद से कहीं छोटी है। बताया ये भी जा रहा है कि अपर्णा ने गुरुवार को, आपको बता दें, बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ तमाम जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने ही नहीं पहुंची। और बताया ये भी जा रहा है कि वो नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पद जो है उनके जो उन्हें पोस्ट चाहिए थी उससे काफी छोटा है, इसलिए वो नाराज होकर नहीं आई। तमाम जानकारी क्या है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल स्थिति देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि उसको लेकर बाद में खबरें आई कि वो नाराज चल रही हैं और दिल्ली में तमाम जो आला नेता है, जो शीर्ष नेता है, उनसे वो मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगी। अपर्णा यादव की अगर बात करें तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि उनको बड़ा पद दिया जा सकता है, और खासकर इसलिए कि अपर्णा यादव से आती है, घराने से आती है, जो एक राजनीतिक रसूख रखता है। मुलायम सिंह यादव की वो पुत्रवधू है और मुलायम सिंह यादव के परिवार से वो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा, लेकिन 2022 से लगातार तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई जिस तरह की उनको उम्मीदें थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस दरमियान भी ऐसी खबरें आई कि उनको पार्टी टिकट दे सकती है, संसदीय उसका टिकट दिया जा सकता है, लेकिन टिकट भी नहीं दिया गया। तो साथ ही साथ कई ऐसे मौके आए जब उनको लगा कि बड़ी जिम्मेदारी तो सौंपी जा सकती है सरकार में, संगठन में, लेकिन अपर्णा यादव को कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले ही उनको उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव इस बात को लेकर कहीं न कहीं नाराज चल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका पद है उसके हिसाब से जो उपाध्यक्ष का पद है वो कमतर है। बल्कि जो अध्यक्ष बनी है वो महिला आयोग की, आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन अपर्णा यादव की नाराजगी आप देखने को मिल रही है।
जी आनंद, खबरें ये भी हैं कि गुरुवार को महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य से मिलकर उन्होंने नाखुशी अपनी जाहिर की है। इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री है और महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मेदारी भी उनके पास है। और ये जो विभाग है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का, ये इसी मंत्रालय के अधीन आता है। तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने खबरें आई, उनको मनाने की परिवारों को मनाने की कोशिशें भी की गई और बेबी रानी मौर्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि नाराजगी उनकी पूरी तरह खत्म हुई, ऐसा खत्म हो गई हो ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और खबरें अभी भी यही है कि अपन यादव कहीं ना कहीं नाराज चल रही है। और आज अखिलेश यादव ने भी इस बात को लेकर जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जी आनंद, बिल्कुल। जी आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सपा नेताओं के उसके घर जाकर संतावना देने की खबर पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के समर्थन में किस हद तक जाएगी। अब सपा अपराधियों के घर जाकर मातमपुरशी करना चाहती है। सपा के जाति प्रेम ने उत्तर प्रदेश को गर्त तक पहुंचाया था। मुख्तार अंसारी के बाद अब फिर सपा नेता अपराधी के घर मातमपुरशी करने पहुंचे हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातमपुरशी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातमपुरशी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहां फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यरत संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आरजेडी नेता ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की यात्रा के दौरान हरा गमछा पहनने पर बैन लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिशा निर्देश जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 सितंबर से कार्यरत संवाद यात्रा पर निकलेंगे। और आपको बता दें तो इस दौरान उनके कार्यक्रमों या सभाओं में कोई भी आरजेडी का नेता या कार्यकर्ता हरे रंग का गमछा नहीं पहने, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हरे रंग का गमछे के बदले आरजेडी के नेता जो हैं, कार्यकर्ता हरे रंग की टोपी पहने और बैच लगाएं और उनके कार्यक्रम में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को इस बात का फीडबैक मिला है जब वो खुद अपनी यात्रा के दौरान कई बार हरे रंग का गमछा पहनते हुए नजर आए हैं या फिर उस गमछे को हवा में लहराते हुए और फिर गमछे से मुरेठा बांधकर पहनते हुए नजर आए हैं। तो इसका जनता के बीच नकारात्मक संदेश जाता है, तो कहीं ना कहीं लफवागिरी का प्रतीक बन जाता है। जानकारों की माने तो इसी कारण से तेजस्वी यादव ने आगामी अपनी कार्यकर्ताओं संवाद यात्रा में हरे रंग का गमछा पहनने पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आरएसएस की सुबह शाम की शाखा में अब राज्य सरकार के कर्मचारी भाग ले सकेंगे। साथ ही वो आरएसएस के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा कि राज्य कर्मचारी अगर आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ा है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया और गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। उधर संजौली में जहां पर मुस्लिम, आपको बता दें, मस्जिद बनी है, वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार संजौली में बाजार के ठीक पास में मस्जिद बनाई गई है। इसके 2 मंजिलें अवैध हैं। ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किमी के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियन शिमला पुलिस के एसपी की तरफ से मांगी गई थी। वहीं अब पूरे विवाद को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह का भी बयान आया है। सीएम
ने कहा है कि किसी भी मंत्री ने गलत बयान नहीं दिया। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान हैं, प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है और जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा शहरी विकास मंत्री ने भी बयान दिया है, जो हिमाचल आएगा, जो यहां रह रहे हैं, सभी कानून से बंधे हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मल्याला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि ये अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आपको बता दें, अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को पॉर्न फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के गुन्नौर तहसील और संभल तहसील में 1000 झोला छाप डॉक्टरों और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अवैध आपको बता दें पैथोलॉजी लैबों का मकड़ जाल फैला हुआ था। अब संभल के सीएमओ ने 125 झोला छाप डॉक्टर और अवैध अल्ट्रासाउंड अवैध पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई की है। 125 कार्रवाई से सीएमओ तरनम रज्जा अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल यह है कि झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज के लिए जिन लोगों की मौतें हुई हैं, इलाज से आपको बता दें जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा। कहीं ना कहीं गुन्नौर तहसील और संभल तहसील में झोलाछाप डॉक्टरों, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अवैध पैथोलॉजी लैब स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर संचालित है। कुछ लोगों ने तो कार्रवाई के बाद भी फिर से अवैध क्लिनिक, अवैध अल्ट्रासाउंड और अवैध पैथोलॉजी दोबारा संचालित कर लिया है। कार्रवाई तो प्रोसेस में हैगी और शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और हमारे यहाँ जितनी ज्यादा हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है मंडल में कहीं नहीं हो रही है, इतनी 1/3 भी नहीं। और इतना देर गट्ठर हम कल डीएम सर को भी देखे आए जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIR हुई हैं सबकी 100 के ऊपर हो चुकी हैं, उससे 125 ऐसे करीब हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर जिले की भनवापुर ब्लॉक में कुटरचित आपको बता दें दस्तावेजों के आधार पर 8 शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी।
विभागीय जांच में जब मामला सामने आया तो सभी 8 शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं खंड विकास अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मामला 6 महीने पहले जिले में 314 नियुक्त का है। जून महीने में इन सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हुआ था, जिनमें से 36 शिक्षकों को भनवापुर विकासखंड में विद्यालय आवंटित कर दिए गए थे। इन शिक्षकों की उन विद्यालयों में तैनाती भी कर दी गई थी जहां जहां पर एक शिक्षक तैनात थे, लेकिन इन 8 शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आए नियुक्ति पत्र सीधे खंड विकास अधिकारी बिंदेश्वरी मिश्र को दे दिया। आपको बता दें, भनवापुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने बिना ठीक से चेक किए इन फर्जी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया। खंड विकास अधिकारी ने ना तो सूची से मिलान किया और ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया। इस लापरवाही के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके विरुद्ध बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। निदेशक को आपको बता दें पत्र लिखा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राज्य सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे इस उमस भरी गर्मी में सिर पर किताबें ढुलवाई गई हैं। दरअसल ये ताजा मामला प्रखंड संसाधन केंद्र दुर्गावती का है, जहां पर शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों में नामांकित, आपको बता दें, छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए स्टडी बुक, कॉपी और पीने का पानी बोतल सभी प्रखंड संसाधन केंद्र पर मुहैया कराई गई है। इधर ज्यादातर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रखंड संसाधन केंद्र पर रखे गए सामग्री लेने के लिए पहुंचे थे। स्कूल टाइम के दौरान ही स्टडी सामग्री को लेने के लिए अपने साथ नाबालिग छात्रों को भी गुरुजी साथ ले आए थे। गुरुजी के द्वारा किराए पर लाया गया ऑटो ई रिक्शा बीआरसी केंद्र के बाहर खड़ा था और विभिन्न विद्यालयों के नाबालिग मासूम छात्र सामग्री का गट्ठर ढोकर गाड़ी में रख रहे थे। सवाल खड़ा होता है कि स्कूल अवधि के बीच छात्रों को स्कूल से प्रखंड संसाधन केंद्र क्यों लाया गया? नाबालिग बच्चों से भारी भरकम सामग्री क्यों ढुलवाया गया? इसका जवाब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास भी नहीं था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर पहुंचे। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर के खेरा दीवाड़ा स्थित देवराज के घर पर पहुंचकर दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिवारजन को उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें सहानुभूति दी और आपको बता दें, राज्य सरकार आपके साथ है, ऐसा भी कहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव राहत उपलब्ध कराई जाए। आपको ये भी बताते चले कि पिछले महीने छात्र देवराज को उसके एक सहपाठी ने स्कूल लंच ब्रेक के दौरान चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस घटना के बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 2 समुदाय के छात्रों में हुई चाकूबाजी की इस घटना से उदयपुर में हिंसा भड़क गई थी। लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ दिनों तक वहां इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई। जोधपुर में महात्मा अस्पताल में 2 संविदा ठेके कर्मचारियों द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के शर्म से जोधपुर शहर उभर नहीं पाया है। आपको बता दें, मथुरा दास माथुर अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने जोधपुर को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग कर्मचारी ने अपने सहकर्मी महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ कर दी। दरअसल एसडीएम में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने एसडीएम अधीक्षक को लिखित शिकायत पेश कर बताया कि वह स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए गई थी।
इस दौरान जेठ सिंह नाम का एक नर्सिंग कर्मचारी पहले से ही स्टोर में मौजूद था। जैसे ही वो अंदर गई, उसने दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब वो जोर से चिल्लाई तो आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। फिलहाल आरोपी फरार है और आपको बता दें, पुलिस को उसकी तलाश है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।